हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की पुस्तक इतिहास की दुनिया, अध्याय 4 विश्व युद्धों का इतिहास, भाग 2। तो आइए अध्याय 4 के शेष बचे भाग को देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार। प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता और व्यापकता से लोग आक्रांत थे। सभी राष्ट्र भविष्य में ऐसे किसी युद्ध की कल्पना से बचना चाहते थे। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बनाया गया, लेकिन वर्साय और पेरिस की संधियों ने अगले विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। जिस तरह से पराजित राष्ट्रों पर निर्णय थोपे गए थे, उनका अपमान किया गया था, इससे यही स्पष्ट था कि अगला विश्व युद्ध होकर रहेगा। यद्यपि इतना शीघ्र इसकी शुरुआत हो जाएगी, इसकी कल्पना शायद किसी को भी नहीं थी। प्रथम विश्व युद्ध साम्राज्यवाद को समाप्त नहीं कर सका, बल्कि इसकी समाप्ति के उपरांत जो समझौते हुए उससे साम्राज्यवाद का वेग और प्रचंड हुआ। यद्यपि युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्रसंघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई, परंतु यह अपनी आरंभिक छोटी मोटी सफलताओं के बावजूद भी युद्ध को रोकने में सफल नहीं हो सका। आइए अब देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। पेरिस के शांति समझौते से असंतुष्ट राज्यों ने 1936 के अंत तक इस व्यवस्था के अंतर्गत अपने कर्तव्यों से स्वयं को मुक्त कर लिया था। अब वे अपनी क्षतिपूर्ति का दावा कर रहे थे, जिसका अर्थ क्षतिपूर्ति न होने पर केवल युद्ध ही हो सकता था। इस खतरे के कारण ब्रिटिश सरकार, जो अपनी ओर से निशस्त्रीकरण करके एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती थी, ऐसा करने का इरादा छोड़ दिया और प्रतिरक्षा के नाम पर सशस्त्रीकरण में जुट गई। राष्ट्रसंघ इन तमाम घटनाओं का मौन और मुख्य साक्षी बना रहा और अंततः वह घड़ी आ ही गई। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की चर्चा के क्रम में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और पेरिस संधि से लेकर 1939 तक के घटनाक्रम का उल्लेख प्रासंगिक होगा, जिसकी अपरिहार्य परिणति के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो आइए अब देखते हैं वर्साय की संधि और उसकी विसंगतियां। द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण वर्साय संधि में ही हो गया था। पेरिस शांति सम्मेलन में ही सिद्धांत की बातों को विजित राष्ट्र गुप्त संधियों के माध्यम से झुटलाते भी रहे। सोवियत रूस ने गुप्त संधि की शर्तों का भंडाफोड़ कर जहां एक और विजित राष्ट्रों की हकीकत को उजागर किया, वहीं पराजित राष्ट्र सत्य से परिचित होकर बौखलाहट से भर गए। आइए अब देखते हैं वचन विमुखता। राष्ट्रसंघ के विधान पर हस्ताक्षर कर सभी सदस्य राज्यों ने वादा किया था कि वे सामूहिक रूप से सबकी प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। अवसर आने पर सब समर्थ राष्ट्र पीछे हटते गए और रूस को सदस्य नहीं बनाया गया था। अमेरिका सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। चीन जापान की साम्राज्यवादी नीतियों का शिकार होता रहा और इटली अबिसिनिया को रौंदता रहा। फ्रांस चेकोस्लोवाकिया के विनाश में सहायक हुआ। हिटलर चेक राज्यों को हड़पता रहा और ब्रिटेन तथा फ्रांस देखते रहे। धोखेबाजी की नीति से आक्रामक प्रवृत्तियों को काफी प्रोत्साहन मिला। जापान ने चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया पर अधिकार कर लिया। अबिसिनिया मुसोलिनी की आक्रामक नीति का शिकार हुआ। मुसोलिनी का सफलता प्राप्त करते देख हिटलर ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर धावा बोल दिया। उसने पोलैंड पर भी चढ़ाई कर दी और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। आइए अब देखते हैं गृह युद्ध। गुटबंदी और सैनिक संधियां भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थीं। शांति बनाए रखने के नाम पर यूरोप में अनेक संधियां हुई, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप पुनः दो गुटों में बंट गया। एक गुट का नेता जर्मनी बना और दूसरे गुट का नेता फ्रांस बना। इस गुटबंदी के पीछे सैद्धांतिक समानता और हितों की एकता थी। इटली, जापान और जर्मनी एक सिद्धांत फासिज्म में विश्वास रखते थे और उनकी नीति भी समान रूप से प्रसारवादी थी। ये राष्ट्र वर्साय की संधि से छूट थे और हर हाल में थोपी गई शर्तों से मुक्त चाहते थे। इसके विपरीत फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड इत्यादि देशों के हित एक थे, क्योंकि उन्हें वर्साय की संधि से बहुत लाभ हुआ था और ये हर हाल में उसे कायम रखना चाहते थे। इंग्लैंड शुरू में इस गुट में शामिल नहीं था, लेकिन परिस्थितिवश उसे भी इस गुट में सम्मिलित होना पड़ा। रूस तब तक अछूता था। दोनों गुट इसे संदेह की नज़र से देखते थे, लेकिन परिस्थितिवश जर्मनी ने रूस की ओर हाथ बढ़ाया। इस तरह गुटबंदी से संपूर्ण यूरोप का माहौल विषाक्त हो गया था। विषाक्त माहौल से शंका के लिए हर छोटी बात महत्वपूर्ण थी। तो आइए अब देखते हैं हथियारबंदी। गुटबंदी और संशय के माहौल में प्रत्येक राष्ट्र अपनी को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। परिणाम स्वरूप सशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। ब्रिटिश सरकार, जो निशस्त्रीकरण का उदाहरण पेश करना चाहती थी, के वित्त मंत्री ने चेम्बरलिन ने मार्च 1937 में घोषणा की कि प्रतिरक्षा व्यय की पूर्ति अब केवल कर लगाकर नहीं की जाएगी,
उसने इस परियोजना के लिए 40 करोड़ पाउंड का ऋण लेने तथा 5 वर्ष की अवधि में प्रतिरक्षा पर 1.5 अरब पाउंड व्यय करने का प्रस्ताव किया। प्रधानमंत्री बाल्डविन ने इन प्रस्तावों का समर्थन यह कहकर किया था कि उनका उद्देश्य आक्रमण को रोकना है। प्रत्येक देश का रक्षा बजट बढ़ रहा था और नए नए हथियारों से प्रत्येक राष्ट्र अपनी सेना को सुसज्जित कर रहा था। नौसेना और वायुसेना पर जो जोर दिया जाने लगा था, इस सैनिक तैयारी ने असुरक्षा की भावना का संचार किया। तो आइए अब देखते हैं राष्ट्रसंघ की असफलता। राष्ट्रसंघ की भ्रामक शक्तियां और सदस्य राष्ट्रों के सहयोग का अभाव भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। राष्ट्रसंघ ने छोटे छोटे राज्यों के मामलों को आसानी से सुलझा दिया, लेकिन बड़े राष्ट्रों के मामले में उसने अपने को अक्षम पाया और अंततः उसको इस कार्य के लिए समर्थ और शक्तिशाली राष्ट्रों का सहयोग नहीं मिला। हर निर्णायक कार्रवाई की घड़ी में शक्तिशाली राष्ट्रों ने अपने निहित स्वार्थ में हाथ खड़ा कर दिए। इस प्रकार राष्ट्रसंघ की असफलता ने द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आइए अब देखते हैं विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1929 से 1930 तक के काल में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया। इससे उद्धार का कोई रास्ता निकट भविष्य में दृष्टिगोचर नहीं हो पा रहा था। 1931 में यह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। 1929 के शरद काल में अमेरिका से यूरोप को ऋण मिलना बिल्कुल बंद हो जाना इस संकट के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अभिव्यक्ति थी। इसके बाद ही सारे विश्व में क्रय शक्ति का ह्रास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतों में व्यापक और अनिष्टकारी गिरावट हुई। बेकारी की आंकड़े हर देश में दिन दूने रात चौगुने बढ़ गए। आइए अब देखते हैं नवीन विचारधाराओं का उदय, हिटलर एवं मुसोलिनी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय हुआ। इन नए सिद्धांतों के आधार पर जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार बनी और फांसीवादी के सिद्धांत के आधार पर मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में सरकार बनी। ये दोनों सिद्धांत राष्ट्र के गौरव और शक्ति पर बल देते थे। फलतः ही दोनों राष्ट्रों ने दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करना शुरू किया, जिससे विश्व युद्ध की परिस्थितियां पैदा हुईं। इन दोनों राष्ट्रों ने राष्ट्रीय गौरव के लिए साम्राज्यवादी लिप्सा को ही आधार बनाया। जापान, जर्मनी और इटली अपने साम्राज्य का विस्तार कर अपनी आर्थिक परेशानियों को दूर करना चाहते थे और अपने राष्ट्र का नाम गौरवान्वित करना चाहते थे। जापान 19वीं शताब्दी के अंत तक एक शक्तिशाली और औद्योगिक देश बन चुका था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उसे भी प्रादेशिक लाभ हुआ, लेकिन उसके लिए उपनिवेश निहायत जरूरी हो गया था, जिसके कारण वह अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कोशिश करने लगा। 1931 ईस्वी में उसने चीन पर आक्रमण कर उसके एक क्षेत्र मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। उसका यह आक्रमणकारी अभियान चलता रहा और वह जर्मनी एवं इटली का सहयोगी बनकर द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा इत्यादि को जीतता हुआ भारत पर भी आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। इस तरह जर्मनी, इटली और जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा द्वितीय विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण कारण बना। आइए अब देखते हैं तुष्टीकरण की नीति। इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति भी बहुत हद तक द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। पश्चिमी पूंजीवादी देश साम्यवादी रूस को नफरत की दृष्टि से देखते थे। वे चाहते थे कि हिटलर किसी भी तरह सोवियत रूस पर हमला कर दे, जिससे दोनों कमजोर हो जाएं और तब वे हस्तक्षेप करके दोनों शक्तियों को बर्बाद कर देंगे। इसलिए शुरू में पश्चिम के राष्ट्र हिटलर की मांगों को स्वीकार करते रहे और जब इन लोगों ने देखा कि हिटलर की मांग और महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है तो अपना हाथ खींचना शुरू किया। तब तक देर हो चुकी थी। तुष्टीकरण की दिशा में अंतिम कदम म्यूनिख समझौता था। हिटलर सुडेटलैंड पर अधिकार करना चाहता था। इसके लिए 1938 ईस्वी में म्यूनिख में हिटलर और मुसोलिनी मिले, जहां इंग्लैंड और फ्रांस ने हिटलर के सुडेटलैंड पर अधिकार को मान्यता दे दी। 1939 में हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने डेंजिंग बंदरगाह और पोलिस गलियारे की मांग पोलैंड से की। पोलैंड इसके लिए तैयार नहीं हुआ, जिसकी वजह से जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। आइए अब देखते हैं युद्ध का आरंभ और घटनाक्रम। 1 सितंबर 1939 को जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। रूस अपनी सुरक्षा के लिए बाल्टिक के 3 राज्यों एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था। सितंबर-अक्टूबर के महीने में उपयुक्त तीनों देशों के विदेश मंत्रियों को मॉस्को बुलाया गया और तीनों विदेश मंत्रियों ने सोवियत संघ से पारस्परिक सहयोग की संधि कर ली।
इस संधि के अनुसार सोवियत संघ की उपयुक्त तीनों राज्यों में सेना रखने की अनुमति मिल गई। बदले में सोवियत संघ ने इन राज्यों को प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने का वादा किया। फिनलैंड पर अपना प्रभाव रखना रूस अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक समझता था। रूस और फिनलैंड ने इस विषय पर वार्ता भी चल रही थी, लेकिन इसी बीच दोनों में वार्ता भंग हो गई और सोवियत संघ ने फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया। 12 मार्च 1940 को फिनलैंड ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसी दिन फिनलैंड और सोवियत संघ में एक संधि हुई, जिसके अनुसार सोवियत रूस को वे सारी सुविधाएं प्राप्त हो गईं जिसको वह अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक समझता था। आइए अब देखते हैं नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस पर विजय। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क को हरवाया और उनकी सेना आगे बढ़ने लगी। जून 1940 तक बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा जमा लिया। 22 जून 1940 को फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी बीच इटली भी जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हो गया था। आइए अब देखते हैं रूस पर आक्रमण। 22 जून 1941 को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया और एक बड़े भूभाग को अपने कब्जे में कर लिया। साथ ही साथ पुनः जर्मनी सेना मॉस्को की ओर बढ़ने लगी, मगर रूस ने इसका डटकर मुकाबला किया और जर्मनी को पीछे हटना पड़ा। जब जर्मनी को मॉस्को क्षेत्र अपनाने में विफलता मिली तो उसने रूस के दक्षिणी भाग पर आक्रमण किया। अगस्त 1942 ईस्वी में जर्मन सेना स्टालिनग्राद के निकट तक पहुंच गई। यह युद्ध करीब 5 महीनों तक चला। अगस्त सितंबर में स्टालिन ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन किया और रूसी सेना एवं नागरिक को नए उत्साह से शत्रु को रोकने की प्रेरणा दी। आगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने रूस जाकर स्टालिन को मित्र राष्ट्रों की योजना समझाई और इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली। तदुपरांत रूसी सेनाओं ने जर्मनी के विरुद्ध प्रबल प्रत्याक्रमण आरंभ कर दिए। अंततः फरवरी में रूस की सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। फरवरी 1943 ईस्वी में हजारों जर्मन अफसर और सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आइए अब देखते हैं जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला किया। इसके कारण अमेरिका का प्रशांत महासागर स्थित बेड़ा जो वहां रखा गया था तहस नहस हो गया, जिसकी वजह से अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। उसके बाद जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के बाद अमेरिकी महाद्वीप के सारे देश जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गए। आइए अब देखते हैं दूसरा मोर्चा। यूरोप में 1942 ईस्वी के बाद जर्मनी और सोवियत संघ के बीच घमासान लड़ाई हुई। इसमें जर्मनी बुरी तरह से पराजित हुआ। जर्मनी के इस पराजय में द्वितीय मोर्चे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दूसरे मोर्चे में अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस आते थे। ये सब मिलकर जर्मनी को पराजित करने का प्रयास किए और 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई। इसके पहले ही इटली पूर्णतः पराजित हो मित्र राष्ट्रों से संधि कर चुका था। अंततः 7 मई 1945 ईस्वी को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। मित्र राष्ट्रों ने जुलाई 1945 ईस्वी में जापान पर भीषण आक्रमण किया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने युद्ध के दौरान अत्यधिक विकसित हथियार एटम बम जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया। फलतः हिरोशिमा का नामो निशान मिट गया। दूसरा एटम बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर गिराया गया और नागासाकी भी नेस्तनाबूद हो गया। जापान के सामने आत्मसमर्पण के सिवा कोई विकल्प नहीं था और जापान ने 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। आइए अब देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। तो सबसे पहले देखते हैं धन जन की हानि। इस युद्ध में व्यापक जनधन की हानि हुई। यह इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। फांसीवादियों ने यूरोप के एक बड़े भाग को बहुत बड़ा कब्रिस्तान बना रखा था। लगभग 60 लाख यहूदियों का जर्मन ने मौत के घाट उतार दिया था। लाखों लोगों की हत्या यंत्रणा शिविरों में कर दी गई। जापान पर की गई बमबारी और इससे हुई क्षति का आकलन संभव नहीं था। इस युद्ध में जितने लोग कालकलवित हुए इसका इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता। द्वितीय विश्व युद्ध में 5 करोड़ से अधिक लोग मौत के घाट उतार दिए गए। इसमें लगभग 2.2 करोड़ सैनिक और 2.8 करोड़ से अधिक नागरिक शामिल थे। लगभग 1.2 करोड़ लोग यंत्रणा शिविरों या फांसीवादियों के आतंक के कारण मारे गए। पोलैंड के 60 लाख लोग मारे गए, जो कुल जनसंख्या का लगभग 20% थी। इससे भयावह नुकसान सोवियत संघ का हुआ। उसके 2 करोड़ लोग मारे गए, जो आबादी का 10वां हिस्सा था। जर्मनी के लगभग 60 लाख से अधिक
लोग मारे गए, जो आबादी का लगभग 10वां भाग था। मानवीय क्षति से अलग बड़े पैमाने पर भौतिक संसाधनों का भी क्षय हुआ। अनेक ग्रामीण नगर पूरी तरह नष्ट हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध की कुल लागत बहुत ऊंची थी। अनुमान के अनुसार यह लागत लगभग 13 खरब 84 अरब 90 करोड़ डॉलर थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तबाही के लिए नए नए हथियारों का विकास और उपयोग हुआ। इनमें सबसे भयानक था परमाणु बम। परमाणु बम का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ किया। परमाणु बम का पहला परीक्षण जुलाई 1945 में किया गया। जर्मनी तब तक आत्मसमर्पण कर चुका था। आइए अब देखते हैं यूरोपीय श्रेष्ठता और उपनिवेशों का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया महाद्वीप से यूरोपीय राष्ट्रों की प्रभुता लगभग समाप्त हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत, श्रीलंका, बर्मा, मलाया, हिंद एशिया, मिस्र इत्यादि ने स्वतंत्रता पाई। यूरोपीय श्रेष्ठता का भी अंत हुआ। कहा जाता है कि इंग्लैंड के राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वह डूबने लगा। इंग्लैंड की शक्ति का ह्रास और रूस तथा अमेरिका की शक्ति में वृद्धि। प्रत्यक्ष रूप से तो युद्ध में जर्मनी, जापान और इटली की हार हुई थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में इंग्लैंड को भी पराजय हुई। युद्ध के बाद इंग्लैंड विश्व की सबसे बड़ी शक्ति नहीं रह गया। इंग्लैंड के उपनिवेश मुक्त हो गए। इंग्लैंड की शक्ति और संसाधन सीमित हो गए और इसके बदले में अमेरिका और रूस असीम आर्थिक संसाधनों के साथ विश्व की राजनीति में शक्तिशाली देश के रूप में उभरे। आइए अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कर विश्व शांति को कायम करने की चेष्टा की गई। द्वितीय विश्व युद्ध ने शांति और अशांति के दो निर्णायक केंद्र परमाणु बम का विकास और शस्त्रीकरण और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के सामने लाया, जो आज भी संपूर्ण विश्व को नियंत्रित निर्देशित कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं विश्व में गुटों का निर्माण। पहले विश्व की राजनीति में इंग्लैंड छाया हुआ था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व साम्यवादी और पूंजीवादी खेमे में बंट गया। साम्यवादी खेमा का नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था, तो पूंजीवादी खेमा का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। एक गुटनिरपेक्ष राज्य के संघ के रूप में तीसरा खेमा सामने आया। यह मूलतः नवोदित, स्वतंत्र और विकासशील राष्ट्र थे। पूंजीवादी राष्ट्र और उनकी साम्राज्यवादी मंशा का स्वरूप भी बदल गया। अब पूंजीवादी राष्ट्र सीधे सीधे उपनिवेशों की स्थापना से बचने लगे और औपनिवेशिक देशों के आर्थिक तंत्र तक अपने को केंद्रित करने लगे। इस प्रकार साम्राज्यवाद का भी स्वरूप बदला। तो आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। पहला, प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। तीसरा, 1917 ईस्वी में रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। चौथा, वर्साया की संधि के फलस्वरूप यूरोप महादेश का मानचित्र बदल गया। पांचवा, त्रिगुट समझौते में शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। छठा, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में आरंभ हुआ। सातवां, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय रूस को जाता है। आठवां, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान देश पराजित हुआ। नौवां, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। 10वां, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 में हुआ। 11वां, द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप यूरोपीय साम्राज्य का पतन हुआ। 12वां, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण बना। 13वां, वर्साया की संधि के शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। 14वां, अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के नागासाकी बंदरगाह पर गिराया। 15वां, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक विश्व शक्ति बनकर उभरा। 16वां, राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है। 18वां, राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी में की गई। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।